Hello friends, welcome to Asa Learning. Today we will discuss about the chapter Chemical Reactions for class 8th. ये आपका चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। क्या होती है केमिकल रिएक्शंस? तो देखिएगा, केमिकल रिएक्शंस आपकी क्या है? ये केमिकल चेंज है। ये केमिकल चेंज है जिसमें कि कोई भी मैटर चेंज होता है किसी भी न्यू सब्सटेंस में या बहुत सारे सब्सटेंसेज में चेंज हो सकता है, वो आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस क्या है? केमिकल रिएक्शंस आपकी केमिकल चेंजेज है जिसमें कि मैटर चेंज हो सकता है किसी भी न्यू सब्सटेंस में या बहुत सारे सब्सटेंसेस में चेंज हो सकता है, वो आपकी क्या है? केमिकल रिएक्शंस है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। अगर जैसे कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस है, आपको पता करना है कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है या फिर नहीं हो रही है, तो आप पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? कि हो सकता है कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा है, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आपका फॉर्म्ड हो रहा है उसका कलर चेंज हो जाए, या हो सकता है उसके साथ एवोल्यूशन ऑफ गैस आपको देखने को मिल सकती है, या हो सकता है आपको हीट की रिक्वायरमेंट पड़े कि हीट एब्जॉर्ब करे, जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है वो हीट को एब्जॉर्ब करे, या फिर एवोल्यूशन ऑफ हीट आपको देखने को मिल सकती है उसमें। या हो सकता है कि इनसॉल्युबल एक सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, जिसे आप बोल सकते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हो गया। क्या? एक प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हो गया। तो ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको केमिकल रिएक्शंस में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे कि अगर आपका कलर चेंज हो रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका कलर आपका चेंज हो रहा है, कैसे होगा? कि मान लो एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर, आपने मरकरी ऑक्साइड लिया। मरकरी ऑक्साइड इनिशियली जो मरकरी ऑक्साइड का जो कलर है वो कैसा रहता है? रेड कलर में वो रहता है। जैसे आप इसे हीट करेंगे तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेंगे? मरकरी एंड ऑक्सीजन। मरकरी आपका किस कलर में होता है? वो सिल्वर कलर में रहता है। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो? जैसे आपने हीट किया, केमिकल रिएक्शंस आपकी प्रोसीड हुई, उसमें क्या हो गया? कलर आपका चेंज हो गया, फाइनल जो प्रोडक्ट है उसका कलर चेंज हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? जैसे ही आप जिंक की रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट एचसीएल के साथ, तो डाइल्यूट एचसीएल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व होगी। तो ये भी क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शंस हो रही है जिसमें कि गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें क्या है कि हीट का एवोल्यूशन हो सकता है या फिर हीट का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। अगर दो ही केस है, अगर हीट का एवोल्यूशन हो रहा है, जिस रिएक्शंस में हीट का एवोल्यूशन हो रहा है, तो वो क्या होगी? एक्जोथर्मल रिएक्शन होगी। क्या होगी? एक्जोथर्मल रिएक्शंस होगी। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो क्या होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगी। क्या होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसको जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर एक्जोथर्मल रिएक्शंस है तो वो पॉजिटिव, या आप लिख सकते हो प्लस, प्लस डेल्टा से डिनोट करते हैं। मीन्स वहां पे क्या लिख देंगे? प्लस डेल्टा लिख देंगे, या फिर इंडोथर्मल रिएक्शन में क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा लिखेंगे, कि कुछ ना कुछ जो हीट है वो क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, अब इसके जो एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या होगी यहाँ पर? जो हीट है वो क्या होगी? इवॉल्व होगी। क्या होगी? हीट का एवोल्यूशन होगा। क्या होगी? हीट का एवोल्यूशन होगा। तो आप इसको शो कर सकते हैं प्लस डेल्टा से। अब इसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे आपस में तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, जिसको आप शो कर सकते हैं माइनस डेल्टा के साथ। ये होगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊपर वाली कौन सी होगी? एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये दोनों रिएक्शंस है जिसमें कि हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और एवोल्यूशन, दोनों आप इसको देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इसमें क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ही आपकी सिल्वर नाइट्रेट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा आपका? HNO3। क्या बनेगा? नाइट्रिक एसिड, और साथ में सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड आपका क्या है? एक वाइट प्रेसिपिटेट है, जो कि मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट रहेगा। और जो प्रेसिपिटेट है आप उसको शो करना है तो किस तरह शो करेंगे? इस तरह से आप एरो का साइन लगा के इस तरह से आप प्रेसिपिटेट शो कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? केमिकल रिएक्शंस के, जो आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अब क्या है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो जो केमिकल रिएक्शंस के हैं, जो टाइप्स हैं यहाँ पर क्या है? मेन टाइप्स हैं, एक एक करके इनको समझेंगे। क्या है? फर्स्ट डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या है? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और सेकंड क्या है आपका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्ड क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साथ में क्या है? डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, ये आपके क्या है? ये टाइप्स हैं, मेन टाइप्स हैं, इनको एक एक करके समझेंगे। चलिए सबसे पहले एक यहाँ पर छोटा सा ओवरव्यू है, इसके बारे में और ब्रीफली और अच्छे से बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ इनको हम लोग अच्छे से न्यू जो पार्ट है उसमें देखेंगे। तो पहले तो आप जो ओवरव्यू है इसको आप देख लीजिएगा। क्या है कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को बोलते हैं सिंथेसाइज
रिएक्शंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंथेसाइज रिएक्शंस भी बोला जाता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके टू या मोर एलिमेंट या कंपाउंड हो सकते हैं जो कि कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के बाद एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? इसमें टू और मोर एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, वो आपस में कंबाइन करके एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे कि आयरन, आयरन और सल्फर है, दो यहाँ पर क्या एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक न्यू कंपाउंड फॉर्म किया जो कि क्या है? सिल्वर आयरन सल्फाइड, सॉरी क्या है? आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड को क्या किया? फॉर्म किया। तो ये क्या है? सिंथेसाइज रिएक्शंस भी बोला जाता है या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोला जाता है, जिसमें कि दो कंपाउंड या एलिमेंट डायरेक्ट क्या होते हैं? कंबाइन होकर एक न्यू कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। तो क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है कि इसमें कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, वो क्या होता है? वो डिकम्पोज हो जाता है, टू और मोर सिंपल सब्सटेंस में क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। जैसे कि अगर बात करते हैं, एग्जांपल यहाँ पर दे रखे हैं कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट का क्या डिकम्पोजिशन हो गया? डिकम्पोज हो गया, टू और मोर कंपाउंड में हो सकता है या फिर एलिमेंट में हो सकता है। यहाँ पर क्या है? टू और मोर कंपाउंड में क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पर? कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो यहाँ पर कंपाउंड आप इसको देख सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या हो रहा है कि एक जो कंपाउंड है उसका डिकम्पोजिशन होता है, टू और सिंपल सब्सटेंसेस में डिकम्पोजिशन हो जाता है। वो किसके अंदर आता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर। चलिए बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में? इसमें एक जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट क्या करता है? दूसरे एलिमेंट को कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड दे रखा है, उसके कंपाउंड में से एक एलिमेंट को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। वो किसके अंदर आता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर आता है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि जिंक दे रखा है, जिंक की रिएक्शन जैसे ही करवाएंगे कॉपर सल्फेट से, तो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक क्या कर देता है? कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर की जगह कौन ले लेता है? जिंक ले लेता है और यहाँ पर बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर आपका डिस्प्लेस्ड एलिमेंट हो जाता है। तो ये किसके अंदर आता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर आता है। क्लियर है? अब बात करते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये मीनिंग से ही आपका क्लियर हो रहा है कि डबल, इसमें क्या है कि डबल डिकम्पोजिशन मीन्स डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है, दो बार डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो इसमें क्या है कि दोनों की दोनों जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, दोनों की दोनों रिएक्टेंट्स के क्या होते हैं? डिकम्पोजिशन होते हैं। और साथ में जो न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं बाई एक्सचेंज, जो एक्सचेंज करते हैं क्या? अपने जो रेडिकल्स हैं उनको एक्सचेंज करते हुए एक दो न्यू कंपाउंड का फॉर्म करते हैं। क्लियर है? तो डबल डिकम्पोजिशन, सबसे पहले डबल डिकम्पोजिशन के बारे में समझिएगा। डबल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट्स है उनका डिकम्पोजिशन हो रहा है, मीन्स दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स का क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है और एक न्यू कंपाउंड, जो कंपाउंड्स हैं वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं बाय द एक्सचेंजिंग देयर रेडिकल्स। अपने रेडिकल्स को एक्सचेंज करके जो कंपाउंड है उनका फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड जब आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें क्या है कि सिल्वर, तो सिल्वर किसके साथ? सिल्वर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा? क्या बनाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा। तो यहाँ पे आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं कि दो कंपाउंड दे रखे हैं। ठीक है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, इनका जो डिकम्पोजिशन हुआ ए प्लस और बी माइनस में डिकम्पोजिशन हुआ। दूसरा दे रखा है कंपाउंड जो कि रिएक्टेंट्स है सी और डी, तो सी प्लस और डी माइनस, इसका भी डिकम्पोजिशन हो गया। अब आपस में क्या, जो रेडिकल्स आपस में क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। मीन्स ए किसके साथ मिलेगा? डी के साथ, तो ए डी न्यू कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। और बी और सी मिलेगा तो क्या हो जाएगा? सी बी, ये भी न्यू कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा। इसमें क्या है? ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्लियर है? तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अभी भी अगर कोई भी डाउट हो तो इनको आप दोबारा से रिपीट करके देखिएगा। ठीक है, पॉज करके देखिएगा, फिर दोबारा से आप इनको समझिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इनको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था ओवरव्यू, इनके बारे में जो टाइप्स हैं इनका ओवरव्यू था। अब एक एक करके और ब्रीफली इनको समझेंगे अच्छे से। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। किसकी बात करेंगे? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को जैसे मैंने अभी बताया था आपको, सिंथेसाइज रिएक्शंस भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें हो सकता है आपके दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो सकता है कि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर एक कंपाउंड फॉर्म करें, या हो सकता है एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड हो, वो दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बनाए? एक न्यू कंपाउंड का फॉर्म करें। या हो सकता है कि दोनों ही आपके कंपाउंड हो और न्यू आपका कंपाउंड फॉर्म्ड हो। तो ये तीनों में से कोई भी केस हो सकता है। चलिए बात करते हैं, कुछ एग्जांपल से समझते हैं।
अगर दो आपके एलिमेंट्स हैं, अगर आपके दो एलिमेंट्स हैं आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो जैसे कि दे रखा है कि मेटल दे रखा है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, मेटल में क्या दे रखा है, सोडियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो क्या बनेगा, मेटालिक ऑक्साइड। क्या बनेगी, मेटालिक ऑक्साइड बनेगा, मीन्स सोडियम ऑक्साइड बन रहा, और अगर कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर है। अगर मेटल की जगह नॉन मेटल है, अगर मेटल की जगह नॉन मेटल है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड आपकी फॉर्म होगी। नॉन मेटल में क्या, कार्बन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म होगी। कार्बन जैसे रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, अगर फास्फोरस करेगा तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बन जाएगा। तो आपके ये क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं। तो मेटालिक ऑक्साइड और नॉन मेटालिक ऑक्साइड आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं, ये तो था क्या कि दो एलिमेंट आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। अगर दे रखा है आपका कंपाउंड और एलिमेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और न्यू जो कंपाउंड है वो फॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, आपकी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर आती है। तो देखिएगा इसमें क्या है, ये कंपाउंड है, मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड है, और किसके साथ रिएक्शन हो रही है, एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बन रहा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका क्या है, कंपाउंड है, जब एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये भी क्या है आपका, ये भी न्यू कंपाउंड इसमें फॉर्म हो रहा है। चलिए बात करते हैं जो न्यू केस है, इसमें क्या हो सकता है, दोनों की दोनों आपके कंपाउंड हो सकते हैं। मीन्स मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड अभी आपने ऊपर देखा था, सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या होगा, फॉर्म होगा। ये भी आपका न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहा है और किसके अंदर आएगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। क्लियर है। तो अब क्या, नॉन मेटालिक ऑक्साइड भी हो सकता है। जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड, यहाँ पर एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि मेटालिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटालिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है आपका, जो न्यू कंपाउंड है वो क्या बनेगा, बेस फॉर्म्ड होगा। क्या होगा, बेस फॉर्म होगा। जब आपकी नॉन मेटालिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा आपका, एसिड बनेंगी। क्या बनेंगे आपके, एसिड। जैसे कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनेगा, आपका H2CO3 आपका क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा आपका, कार्बोनिक एसिड। जब आपका सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड। क्या बनेगा आपका, सल्फ्यूरस एसिड। जब आपका फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ये भी क्या आपकी नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा फास्फोरिक एसिड। क्या बनेगा आपका, फास्फोरिक एसिड। तो ये आपकी क्या होंगे, जब भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो आपके एसिड्स बनेंगे, जब मेटालिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होंगे तो आपका क्या बनेगा, आपका बेस फॉर्म्ड होगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं किसके, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। ठीक है, इसको सिंथेसाइज रिएक्शंस भी बोला जाता है, ये आप इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या है, सॉरी माफ कीजिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात करते हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या है कि कोई भी इसमें कोई भी कंपाउंड क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, टू या मोर एलिमेंट या फिर कंपाउंड में डिकम्पोज हो जाता है। तो अब इसमें देखिएगा कि जो कंपाउंड है, अगर आपका कंपाउंड क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो हो सकता है कि दो एलिमेंट हो। ये केस है कि हो सकता है दोनों की दोनों एलिमेंट में डिकम्पोज हो जाए, या हो सकता है कि एक कंपाउंड हो और दूसरा एलिमेंट हो, या हो सकता है कि दोनों की दोनों कंपाउंड ही हो। तो ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, किसी भी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो रहा है, दोनों के दोनों एलिमेंट हो सकते हैं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो सकता है, या दोनों की दोनों कंपाउंड फॉर्म आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर आते हैं। तो चलिए बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे कि अगर डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो आपकी जो डिकम्पोजिशन है, तीन तरह के डिकम्पोजिशन होते हैं। एक तो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल जो डिकम्पोजिशन है, इसमें जो डिकम्पोजिशन होता है किसकी हेल्प से, हीट की हेल्प से। आपकी हीट, जैसे आप कोई भी कंपाउंड है उसको हीट करेंगे या आप उसको हीट देंगे, तो हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, वो किसके अंदर आता है, थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर आता है। अगर थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, अब इसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजिशन, वो क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ये किसकी वजह से होता है, बाय द इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे उसकी वजह से डिकम्पोजिशन होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट है कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अगर लाइट की वजह से अगर लाइट का प्रेजेंस है, लाइट की प्रेजेंस की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो वो किसके अंदर आता है,
वो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के अंदर आता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के डिकम्पोजिशन होते हैं, एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन, और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। चलिए बात करते हैं, एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। ये किसकी वजह से होता है? हीट की वजह से। जैसे ही आप क्या करेंगे, कोई भी कंपाउंड उसको हीट कर देंगे, अगर वो डिकम्पोज हो रहा है, हो सकता है दोनों एलिमेंट हो, या एक कंपाउंड हो या एलिमेंट हो, या दोनों के दोनों आपके कंपाउंड हो सकते हैं, तो वो क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर आता है। तो इसमें देखिएगा कि मरकरी, इसमें मरकरी ऑक्साइड दे रखा है। मरकरी ऑक्साइड को जैसे ही आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो मरकरी बनेगा और आपका ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिल्वर ऑक्साइड दे रखा है, जैसे आप हीट करेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन आपकी गैस अलग हो जाएगी। तो ये क्या है आपकी, ये कंपाउंड थे, दोनों की दोनों एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब जैसे दे रखा है KNO3, सॉरी क्या दे रखा है, KNO3, पोटेशियम पोटेशियम नाइट्रेट। क्या दे रखा है? पोटेशियम नाइट्रेट। तो जैसे आप पोटेशियम नाइट्रेट को आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या बनेगा? KNO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। KNO2 क्या है? वो भी एक कंपाउंड है और ऑक्सीजन आपका एलिमेंट है। ठीक है, जैसे ही आप पोटेशियम क्लोरेट, आप पोटेशियम क्लोरेट को आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, क्या दे रखा है? KClO3। ये क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट को जैसे आप हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक आपका कंपाउंड फॉर्म होगा और दूसरा आपका एलिमेंट। क्लियर है? तो ये क्या है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है, जिसमें कि एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है और दूसरा आपका एलिमेंट फॉर्म हो रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो दे रखा है कंपाउंड दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे आप हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों के दोनों आपके क्या है? कंपाउंड है। जिंक जिंक हाइड्रोक्साइड को जैसे आप हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड एंड वाटर आपका फॉर्म हो जाएगा। ये दोनों की दोनों आपके कंपाउंड है। तो जो थर्मल डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या हो सकता है? दोनों के दोनों एलिमेंट्स आ सकते हैं आपके। क्या ये कंपाउंड हो सकता है, एक आपका एलिमेंट हो सकता है, या दोनों की दोनों आपके कंपाउंड फॉर्म्ड हो सकते हैं। तो ये तो था थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में बात। अब बात करते हैं थर्मल डिसोसिएशन। तो थर्मल डिसोसिएशन और थर्मल डिकम्पोजिशन दोनों एक ही तरह के हैं, बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। ये जो थर्मल आपका डिकम्पोजिशन होता है वो क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शंस है, और ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शंस है। रिवर्सिबल रिएक्शंस का मतलब क्या है कि ये बैक भी जा सकती है। ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस है, जैसे कि आप इसमें इसमें निशान आप देख सकते हैं, इस तरह से एरो लगता है, एक ऐसे लगेगा और एक आपका इस तरह से लगेगा। मीन्स क्या कि जैसे अगर मान लो आपने हीट कर दिया, तो रिएक्शन जो फाइनल आपके कंपाउंड फॉर्म्ड हो रहे हैं, अगर आप उनको कोल्ड कर देंगे, अगर आप उनको क्या करेंगे, कूल कर देंगे, तो आपके जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें क्या हो जाएगा? जो रिएक्टेंट्स है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो होती है आपकी कौन सी? रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन में सब्सटेंस है वो भी डिसोसिएट होता है, टू और मोर सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। लेकिन जैसे आप उसे कूल करेंगे, जैसे आपने हीट किया, न्यू कंपाउंड फाउंड हो गए, जैसे आपने उसको जैसे आपने उसको कूल करेंगे तो आपके फाइनल इसमें वो कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाता है। वो क्या आपकी रिवर्सिबल रिएक्शंस है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्मल डिसोसिएशन, जो डिसोसिएशन रिएक्शंस है उसमें एक डिफरेंस होता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है, जो आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है उसमें क्या होता है, उसमें आपकी जो रिएक्शंस है वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती है, और थर्मल डिसोसिएशन में आपकी क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। क्लियर है? अब जैसे ही मैंने बात की थी आपसे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है? जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, आपकी जो रिएक्शंस है वो प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि अगर वाटर है, वाटर को जैसे आप इसमें करंट पास कर देंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस क्या हो जाएंगी? सेपरेट आउट हो जाएंगी। ये जो वाटर है वो क्या हो जाएगा? उसका डिकम्पोजिशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है? ये प्रेजेंस ऑफ लाइट में होता है। जैसे ही आप सिल्वर साल्ट है, कोई भी सिल्वर साल्ट है, यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट में लेके जाएंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए बात करते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट आपकी टाइप है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि मैंने आपको बताया था कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। अब इसमें देखिएगा, समझिएगा कि एक्टिविटी सीरीज के बारे में आपने सुना है, पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एक्टिविटी सीरीज में क्या है कि ये आपकी एक्टिविटी सीरीज दे रखी है। इसमें क्या होता है कि जो ऊपर एलिमेंट होता है, जो इसमें ऊपर एलिमेंट होता है,
तो ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है, नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर आप जो एक्टिविटी सीरीज, अगर आप लोगों में किसी को याद नहीं है तो आप इसको याद करिएगा, अच्छे से समझिएगा इसको पूरा, आपको एक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। जो ऊपर वाला एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जिंक आपका रिएक्शन, जिंक की रिएक्शंस हो रही है किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। तो कॉपर सल्फेट में क्या है कि जैसी जिंक आपका क्या है, जिंक देखिए इसमें ऊपर है आपका, कॉपर कहाँ पर है, कॉपर आपका नीचे है। तो जिंक आपका क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में जिंक कहाँ पर है, हायर पोजीशन पे ऊपर है। तो जिंक ने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पर क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और साथ में आपका कॉपर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर है। जैसे ही आपका वाटर है, वाटर अगर पोटेशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो पोटेशियम क्या कर देगा, पोटेशियम यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्या है, नीचे है, और वाटर आप हाइड्रोजन नीचे है, और जो आपका पोटेशियम है वो क्या है, ऊपर है। तो पोटेशियम क्या कर देगा, हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जो डिस्प्लेस एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या है, जो एलिमेंट हायर पोजीशन पे है, हायर पोजीशन पे है मीन्स ऊपर है सबसे, तो वो नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन है उसके कंपाउंड के सॉल्यूशन से उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या है, मैंने आपको बताया था कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है मीन्स दोनों के दोनों एलिमेंट का डिकम्पोजिशन होता है, और जो न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड होते हैं बाय द एक्सचेंजिंग देयर रेडिकल्स, उनके जो रेडिकल्स हैं उनका एक्सचेंज हो, उनका एक्सचेंज होगा और न्यू कंपाउंड आपका फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि ए बी और सी डी आपकी दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स है, दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स है। तो इनका सबसे पहले क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, ए और बी, ए प्लस और बी माइनस, और यहाँ पर क्या है कि सी प्लस और डी माइनस। अब इनका क्या डिकम्पोजिशन हो गया और आपस में क्या हो जाएंगे, जो रेडिकल्स है उनमें एक्सचेंज हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए प्लस और डी माइनस। तो यहाँ से इस तरह से बन जाएंगे सी प्लस और बी माइनस, दोनों एक्सचेंज होके क्या बनेंगे, न्यू कंपाउंड फॉर्म कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको और समझते हैं, इसको समझेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि दे रखी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसी का पार्ट है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आपस में, और हमेशा साल्ट बनेगा और आपका वाटर फॉर्म होगा। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है उसमें क्या होगा, उसमें एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, साल्ट प्लस वाटर फॉर्म्ड होगा बाय द एक्सचेंजिंग देयर रेडिकल। जो इंटरचेंज होगा किसका, रेडिकल्स का इंटरचेंज होगा, और आपका क्या फॉर्म होगा, साल्ट प्लस वाटर। तो इसमें देखिए बेस क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। तो सोडियम क्या होगा, Na प्लस और OH माइनस। ये जो डिकम्पोजिशन है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो गया, और HCl है, H प्लस Cl माइनस का डिकम्पोजिशन हो गया, H प्लस में और Cl माइनस में। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद क्या होगा कि इंटरचेंज होगा इसके रेडिकल्स का, क्या है, सोडियम Na प्लस है और Cl माइनस है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, NaCl, और क्या बनेगा आपका वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शंस है वो क्या है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का पार्ट है, जो कि क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब साथ में क्या हो सकता है, एक और रिएक्शंस हो सकती है आपकी प्रेसिपिटेट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हो सकती है। इसमें क्या है, प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म्ड होगा। प्रेसिपिटेट क्या है, एक इनसॉल्युबल आपका सब्सटेंस है जो कि फॉर्म्ड होगा रिएक्शंस के अंदर। जैसे दे रखा है आपका कंपाउंड दे रखा है, तो कंपाउंड आपका क्या है, FeCl3 दे रखा है। ठीक है, तो आयरन क्लोराइड दे रखा है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जो रिएक्शंस है क्या है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो इसका भी क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, और इसका भी डिकम्पोजिशन होगा, और जो आयंस है उनका क्या होगा, इंटरचेंज होगा, जो रेडिकल्स हैं वो क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। मीन्स क्या है, Fe किसके साथ रिएक्ट होगा, OH माइनस के साथ। तो क्या बनेगा, FeO3, जो कि क्या होगा, एक प्रेसिपिटेट यहाँ पर फॉर्म्ड होगा। जैसे जिंक सल्फेट किसके साथ रिएक्ट करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बनेगा आपका, यहाँ भी एक प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होगा, जिंक हाइड्रो ऑक्साइड, ये भी आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होगा। इसके साथ अगर सोडियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तब भी आपका एक सिल्वर क्लोराइड, एक प्रेसिपिटेट व्हाइट प्रेसिपिटेट आपका यहाँ पर फॉर्म्ड होगा। तो ये सारी क्या है, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस है, ये एग्जांपल्स हैं। ये आप जो एग्जांपल्स हैं, जो रिएक्शंस हैं, इनको बार बार लिख के देखा करिए। देखिए जो रिएक्शंस हैं मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन याद करने की जो ट्रिक्स है, जो मेथड्स हैं याद करने की, वो आप इनको बार बार लिख के ही याद कर सकते हैं। आप बार बार लिखिए, इनके नाम लिखिए, इनको अपने आप से रिएक्ट करवाइए, और फाइनल जो
प्रोडक्ट है उनको फॉर्म करवाइए। इस तरह से आप रिएक्शन सारी याद हो जाएंगी। ये नहीं कि आप इनको याद करना सीधा स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं होंगी। आपको क्या करना है, इनको बार बार लिख के देखना है, जब जाके रिएक्शन सारी आपको याद होंगी। कोई भी रिएक्शन मिल रही है, एक पेज लीजिएगा, उसमें आप नोट करिए सारी रिएक्शंस और उनको बार बार रफ में उनको करना स्टार्ट करिएगा। कोई एक चैप्टर आपने पढ़ा, जैसे मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया, उसमें मान लो आपकी 50 रिएक्शंस आई, तो 50 की 50 रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। आपको मौखिक याद होनी चाहिए कि आपने जैसे लिखा और पूरा का पूरा फायदा आपने प्रोडक्ट आपने उसको क्या कर दिया, आपने निकाल दिया। तो आपको रिएक्शंस प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको रिएक्शन सारी याद होंगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलिए बात करते हैं अब रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। जैसे आपने देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा था, तो उसमें क्या था, जो एलिमेंट्स है ऊपर होता है वो नीचे वाले को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो ये क्या है, एक्टिविटी सीरीज है मेटल की। तो इसमें क्या है, जो मेटल टॉप पर रहते हैं, जो मेटल टॉप पर रहते हैं उनको बोला जाता है मोस्ट एक्टिव मेटल्स। वो सारे क्या रहते हैं, मोस्ट एक्टिव मेटल रहते हैं, और जो बॉटम पे हैं उनको लीस्ट एक्टिव मेटल बोला जाता है। तो अब इसमें देखिएगा कि क्या है कि फर्स्ट कंडीशन, जैसे मैंने आपको ये लर्न करने की ट्रिक इसमें एक पुराने चैप्टर में आपको बताया था कि किस तरह से इसको लर्न करना है एक्टिविटी सीरीज को, तो आपको वो याद होगी उम्मीद करता हूं। ठीक है, आप उसको बार बार लिख के देखिएगा। ये जो एक्टिविटी सीरीज है बार बार आप लिख के देखेंगे तभी आपको अच्छे से याद हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से याद करना है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके नहीं पकाता, इस तरह से मैंने बताया था आपको। आप पूरा पूरा उसे लिख के देखिएगा, बार बार लिखा करिएगा, जिससे आपको अच्छे से वो याद हो जाएगी। अब इसमें देखिएगा कि जो एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हैं, जो आपके मेटल्स है किससे रिएक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले जो रिएक्शन है किसके साथ कर रहे हैं, वाटर के साथ। तो वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन। यहां पे देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों चीजें हैं। तो जैसे रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। अब इसमें देखिएगा, अगर सोडियम और पोटेशियम दोनों की रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, तो हाइड्रोजन तो गैस इवॉल्व होगी, साथ में जो रिएक्शंस होगी कैसी होगी, वॉयलेंटरी रिएक्शंस होगी। कैसी, वॉयलेंटली मींस क्या है कि फोर्सफुली रिएक्शंस होगी जब हम सोडियम और पोटेशियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे। लेकिन कैल्शियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो लेस विगोरसली, मींस जो स्पीड है ज्यादा तेज नहीं होगी, नॉर्मल स्पीड आप बोल सकते हो या कम भी बोल सकते हो, कम स्पीड के साथ जो रिएक्शंस होगी किसके साथ, जब कैल्शियम के साथ करवाएंगे। अब बात करते हैं, कैल्शियम हो गया, सोडियम पोटेशियम हो गया। अब नीचे जाएंगे, मैग्नीशियम से आयरन तक रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो जो रिएक्शंस है आपकी कैसी होगी, स्मूथली रिएक्शंस हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा कि जो हाइड्रोजन है, अब बात आ गई हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, जो नीचे वाले मेटल्स हैं, उनकी रिएक्शंस करवाएंगे तो वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे इसको, हाइड्रोजन को। तो इसलिए जब वाटर की रिएक्शंस करवाएंगे किसके साथ, जो नीचे हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल्स हैं, तो उनके साथ रिएक्शंस नहीं होगी क्योंकि वो लीस्ट एक्टिव मेटल्स हैं। क्लियर है, तो हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं, अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जो रिएक्शंस है एसिड के साथ करवाएंगे, तो सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन जब करवाएंगे तो एक्सप्लोजिवली, एक धमाका टाइप का विस्फोटक एक जो रिएक्शंस होगी हमारी, जब हम किससे रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम से और पोटेशियम से, किसकी, एसिड की। तो इस तरह से क्या होगा, एक्सप्लोजिव रिएक्शंस फॉर्म्ड होगी। अब इसमें क्या है कि कैल्शियम और आयरन तक जब रिएक्शंस करवाएंगे तो क्या, लेस ब्रोगर्सली रिएक्शंस हमारी होगी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि नीचे आ गए, फिर से हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, तो कोई भी रिएक्शंस नहीं होगी आपकी, क्योंकि इसमें भी जो गैसेस है, जो आपकी एसिड्स हैं उसमें भी हाइड्रोजन है और इसमें भी हाइड्रोजन है। चाहे डाइल्यूट H2SO सल्फ्यूरिक एसिड की बात करो, चाहे फिर HCl की बात करो। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन को वो रिमूव, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। कौन, एसिड हाइड्रोजन को, जो एसिड्स में हाइड्रोजन है, जो यहाँ पर मेटल्स हैं, वो इसको रिमूव, इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। अब इसके बाद बात करते हैं कि एयर के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, तो पोटेशियम से सिल्वर तक जब रिएक्शंस करवाएंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे। क्या होंगे, मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे। लेकिन जब हम नीचे बात करेंगे कहाँ, प्लेटिनम और गोल्ड की, तो कोई भी रिएक्शंस क्या होती है, फॉर्म नहीं होती है, मींस ऑक्साइड फॉर्म नहीं होते हैं। तो अब देखिएगा, इनको जो रिएक्शंस हैं, जो डिफरेंट मेटल्स हैं, वाटर के साथ, एसिड के साथ और एयर के साथ, एयर मींस ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शंस हो रही हैं, तो आप इसको बार बार रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं डायरेक्ट आपको एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं कि किस तरह से, लेकिन आपको पता होगा तो आप इसको कर देंगे। चलिए बात करते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आ गई है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में मैंने आपको बताया था
कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, जो मेटल्स है वो ऊपर रहता है, जो मेटल ऊपर रहता है वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसके एक्वा सॉल्यूशन से। मींस ऊपर वाला मेटल जैसे कि यहां पर जिंक दे रखा है, और जिंक तो आपका ऊपर होता है, कॉपर से ऊपर है, तो कॉपर के जो सॉल्यूशंस है कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बना देगा, कॉपर एक डिस्प्लेस्ड एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब देखिएगा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है या जो आपकी रिएक्शंस होती हैं, जो आपकी चेंजेज हैं, जो चेंज है कौन कौन से फैक्टर पे, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, या किस फैक्टर की वजह से जो आपकी रिएक्शंस है, जो आपके चेंजेस हैं वो हो रहे हैं। तो पहली बात तो जो केमिकल रिएक्शंस उसमें क्या होता है, उसमें ब्रेक डाउन होता है कि जो आपके बॉन्ड है, जो आपके बॉन्ड्स हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, क्या होता है कि हो सकता है जो आपकी एनर्जी है उसका लॉस हो रहा हो, या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो। तो एनर्जी के लॉस से या एनर्जी के एब्जॉर्ब से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है। तो ये सारी जो फेनोमेना है वो चलती रहती है, इसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब जो एनर्जी है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो क्या हो सकती है, हीट फॉर्म में हो सकती है, लाइट फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अब साथ में क्या है, ये केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंज बिटवीन द सब्सटेंस टेक प्लेस ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल के कॉलिजन की वजह से होता है। जैसे आपने क्या किया, आपने हीट की सप्लाई कर दी, हीट की सप्लाई कर दी तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके पास एनर्जी आ जाती है, वो एक्टिव हो जाते हैं और क्या मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मूव करना स्टार्ट करेंगे उनके बीच में कॉलिजन स्टार्ट हो जाती है। तो कॉलिजन की वजह से जो रिएक्शंस हैं वो क्या होती हैं, वो रिएक्शंस टेक प्लेस करती हैं। अब बात करते हैं कि आपकी जो एनर्जी है किसी फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में हो सकती है। आपने क्या कर दिया, आपने हीट कर दिया, पार्टिकल को हीट करेंगे, जैसे ही हीट करेंगे पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देंगे और कॉलिजन भी फ्रीक्वेंटली होना स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है लाइट एनर्जी की वजह से हो जाए। आपने क्या कर दिया, लाइट एनर्जी दी, और जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने लाइट एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो काफी एक्टिव हो जाएंगे और मूव करना स्टार्ट कर देंगे और कॉलिजन होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ और फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि आपने सप्लाई कर दी, आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी, आपने कैटलिस्ट आपने डाल दिया, या आपने हो सकता है प्रेशर को अप्लाई कर दिया हो, प्रेशर कम कर दिया हो, उसके भी इफेक्ट की वजह से केमिकल चेंजेस या फिर केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, जैसे आपने क्या किया, रिएक्टेंट्स को आपने रिएक्ट करवाया तो आपका क्या बना, प्रोडक्ट बन गया। अब आप प्रोडक्ट को अगर रिएक्ट करवाएंगे तो जो कंडीशंस आपकी दे रखी है, अगर आपने कंडीशंस को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, तो जो आप प्रोडक्ट को आप रिएक्ट करवाएंगे तो आपका क्या फॉर्म होना चाहिए, आपका रिएक्टेंट फॉर्म होना चाहिए। तो वो किसके अंदर आएगा, आपके रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शंस के एग्जांपल दे रखे, फॉर्म हो रहा है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो जब रिएक्शन करवाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, तो क्या बनेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी। अब ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इससे आप क्या बना सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को भी बना सकते हो। अब यहाँ पर क्या, आयरन ऑक्साइड बन रहा है, किससे, आयरन और वाटर की रिएक्शन करवाने के बाद। यहाँ पर क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, किसकी हेल्प से, कैल्शियम कार्बोनेट की हेल्प से, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे। अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी क्या है, ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शंस के एग्जांपल। यहाँ पर भी हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही है विद द हेल्प ऑफ HCl। जो टेम्परेचर लेना आपको कितना लेना, 500 डिग्री सेल्सियस से कम लेना। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपके क्या, रिवर्सिबल रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। अब बात करते हैं कैटलिस्ट, जो कैटालिटिक रिएक्शंस है, मींस क्या है, कैटालिटिक रिएक्शंस में क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कैटलिस्ट के बारे में। ठीक है, कैटलिस्ट आपका क्या होता है, जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है उनको कैटालिटिक रिएक्शंस बोला जाता है। अब कैटलिस्ट का वर्क क्या होता है, कैटलिस्ट क्या वर्क करता है, जो रिएक्शंस का रेट है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, अल्टर उसका चेंज कर सकता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस को। अब बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस चेंज तो हो रहा है, कम हो रहा है, जाना हो रहा है, किस पे डिपेंड करता है। मान लो यहां पर दे रखे कुछ एग्जांपल दे रखे, जैसे कैटलिस्ट है, आपने क्या फॉर्म करवाया, आपने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को रिएक्ट करवा दिया, सॉरी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को आपने कैटलिस्ट के प्रेजेंट, आपने कैटलिस्ट उसमें क्या कर दिया, डाल दिया। अब इसको ध्यान समझिए, जो कैटलिस्ट होता है वो आप एक कंपाउंड है, आप उसको क्या करते हैं, रिएक्शंस में आपको मिक्स तो कर देते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शंस में कोई भी पार्ट नहीं लेता है। जो रिएक्शंस हो रही है उसके
जो रेट है रिएक्शंस के उसको चेंज तो कर देता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में कोई भी पार्ट नहीं देता है। जैसे कि आपने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में आपने क्या कर दिया, मैग्नीज डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, मिक्स कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वाटर और ऑक्सीजन गैस फॉर्म हो जाएगी। तो क्या किया कि रिएक्शंस में कोई पार्ट तो नहीं है, लेकिन उसमें क्या कर दिया, उसके रेट को क्या कर दिया, अल्टर कर दिया, चेंज कर दिया। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ये कैसे फॉर्म होती है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जब रिएक्शंस करवाएंगे हम लोग बेनेडियम बेनेडियम पेंटाऑक्साइड में, तो क्या होगा, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें। अमोनिया का फॉर्मेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, या मॉलिब्डेनम भी ले सकते हैं। तो ये क्या है, ये कैटलिस्ट है। इसका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्म करवा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम की प्रेजेंस में। क्या लेना आपको, अमोनिया और ऑक्सीजन गैस लेना है। तो ये सारे जो कैटलिटिक रिएक्शंस है ये किसकी प्रेजेंस में होती हैं, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं। अब आपके जो कैटलिस्ट है तीन तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव है मीन्स क्या है कि रेट जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस के रेट को क्या कर रहा है, स्पीड दे रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस को अगर इंक्रीज कर रहा है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा। अगर डिक्रीज कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शंस को, तो वो क्या होगा, वो हमारा नेगेटिव कैटलिस्ट होगा। ठीक है, जैसे ऊपर दे रखे ये क्या है, ये इंक्रीज जो रेट ऑफ रिएक्शंस है उसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और एल्कोहल, एल्कोहल आपका क्या है, एल्कोहल आपका कैटलिस्ट कैसा होता है, एल्कोहल आपका रहता है नेगेटिव कैटलिस्ट। तो ये जो कैटलिस्ट है आपको याद रखना है। अब क्या है कि अगर इफिशियंसी बढ़ाना है, अगर जो रिएक्शंस है उसकी इफिशियंसी बढ़ाना है, तो वो किससे बढ़ेगी, वो आपकी प्रमोटर से बढ़ेगी। इसको बोलते हैं प्रमोटर, प्रमोटर जैसे मॉलिब्डेनम हो गया। तो ये सारे जो कैटलिस्ट है आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट एंड प्रमोटर्स। ठीक है, ये सारे कैटलिस्ट के पार्ट्स हैं। चलिए अब बात करते हैं एंजाइम्स की, बात करते हैं। जैसे एंजाइम्स भी क्या है, एक कैटलिस्ट है, जो कि हमारी जो बॉडी है उसमें कैटलिस्ट की तरह फंक्शन वर्क करता है। ये क्या करता है कि जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस है बॉडी के अंदर, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती रहती हैं उनको एक्सलेट करता है, उनको इंक्रीज करता है, उनको डिक्रीज करता है, उनको बढ़ाता है। ठीक है, ये किसका काम है, एंजाइम्स का काम होता है। जैसे कि बात करते हैं पेप्सिन, पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम्स है जो क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है स्टमक के अंदर। साथ में लाइपेज, लाइपेज भी क्या है, लाइपेज पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होती है। वो क्या करता है, वो स्टार्च और फैट को ब्रेक डाउन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, एक्सलेट द ब्रेक डाउन ऑफ द स्टार्च एंड फैट। ठीक है, तो ये है, ये जो एंजाइम्स है ये भी क्या है, एज ए कैटलिस्ट वर्क करते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बात करते हैं एक्जोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो जैसा मैंने पीछे ही बताया था, ये देखो सारी चीजें पीछे भी मैं बता चुका हूं, अब थोड़ा सा ये ब्रीफली चल रही हैं, इनमें कुछ एग्जांपल भी चल रहे हैं। जो रिएक्शंस है आप इनको लिखिएगा, सारी जो रिएक्शंस है एक आप अपनी एक फेयर कॉपी बना लीजिए, उसमें सारी की सारी रिएक्शंस आपकी नोट होनी चाहिए। आप उनको बार बार डेली देखा करिए, लिखा करिए, प्रैक्टिस करिए, जब जाके रिएक्शंस आपकी सारी याद हो जाएंगी, कंफर्म हो जाएंगी, आप बिल्कुल कोई भी भूलोगे नहीं। तो चलिए बात करते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्जोथर्मल रिएक्शंस में क्या होता है, हीट का क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। और एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर आपको शो करना है तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं, जैसे एक्जोथर्मल रिएक्शंस है तो पॉजिटिव डेल्टा आपको लिखना है, और एंडोथर्मल रिएक्शंस में नेगेटिव डेल्टा लिखना है। जैसे यहाँ पर दे रखे कुछ एग्जाम्पल दे रखे, इनको आप देखिएगा ध्यान से कि सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म हो रही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म हो रही है। तो ये जो कैटलिटिक ऑक्सीडेशन है, यहाँ पर क्या है, कैटलिटिक ऑक्सीडेशन है। जो कैटलिस्ट है आपका कौन सा है, बेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये आपका क्या है, कैटलिस्ट है, जिससे क्या फॉर्म हो रहा है, आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। साथ में क्या है, अब आपका यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है। जैसे आप क्या करेंगे, क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है। आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें वाटर को मिक्स करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप कि आपका कोक है, कोक में आप जैसे वाटर पास करेंगे और आपको टेम्परेचर रखना है अप्रोक्स 1000 डिग्री सेल्सियस, तो आपका क्या वाटर गैस फॉर्म्ड होगी, क्या फॉर्म होगी, वाटर गैस फॉर्म होगी। ये आपकी इंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर साइन आप देख सकते हो। ठीक है, अब आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगी, ये भी आपकी क्या इंडोथर्मिक रिएक्शन है। साथ में क्या अमोनिया फॉर्म होगी आपकी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। आपको क्या लेना है, आयरन लेना है, टेम्परेचर रखना है 450 से 500 डिग्री सेल्सियस तक। तो अब आपका क्या अमोनिया फॉर्म होगी, किसकी हेल्प से, फ्रॉम द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की हेल्प से। तो ये क्या है, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट जो पॉइंट है,
डिकम्पोजिशन रिएक्शंस टू फॉर्म ऑक्साइड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में मैंने आपको बताया था कि डिकम्पोज हो जाता है कंपाउंड, स्प्लिट्स हो जाता है टू और मोर सब्सटेंसेस में। किसकी प्रेजेंस में? ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन है। आपको 3 तरह के मैंने डिकम्पोजिशन बताया था। ये क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन है, जिसमें हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो अब इसमें देखिएगा कि अगर यहाँ पर तीनों चीजों के बारे में देखिए, ध्यान रखिएगा। ये जो बता रहा हूं ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है। ये यहाँ पर जो कार्बोनेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, या फिर हाइड्रेट्स हैं, है ना, हाइड्रोक्साइड्स हैं, सॉरी हाइड्रोक्साइड्स हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने सारे। ध्यान समझिएगा, ये क्या है? मेटल कार्बोनेट्स हैं, ये मेटल नाइट्रेट्स हैं, ये मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं। तो अब अगर सोडियम और आपके पोटेशियम के मेटल कार्बोनेट्स हैं, तो वो कोई भी उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। सिर्फ जो नाइट्रेट्स हैं, सोडियम पोटेशियम के नाइट्रेट्स हैं, उनका ही डिकम्पोजिशन होता है। या हाइड्रोक्साइड्स हैं आपके सोडियम पोटेशियम के, उसका भी डिकम्पोजिशन नहीं रहता है, नहीं होता है। तो आप उन चीजों को ध्यान रखिएगा कि आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस करना है। अगर पोटेशियम और सोडियम के कार्बोनेट्स दे रखे हैं या फिर हाइड्रोक्साइड्स दे रखे हैं, तो उनका कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होता है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रख लेना है, याद रखना है। सिर्फ नाइट्रेट्स का डिकम्पोजिशन हो सकता है। बात करते हैं कि कार्बोनेट्स की। अब अगर कार्बोनेट्स आपके किसके दे रखे हैं? कैल्शियम से लेके कॉपर तक कार्बोनेट्स हैं आपके, तो उनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। क्या बनेगा? आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अगर नाइट्रेट्स हैं तो आपका देखिए, यहां से बात हो रही है कैल्शियम से लेकर कॉपर तक बात हो रही है। तो कैल्शियम से कॉपर तक अगर आपके नाइट्रेट्स हैं, तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगी और ऑक्सीजन आपकी फॉर्म होगी। अब बात करते हैं कि हाइड्रोक्साइड्स हैं, तो हाइड्रोक्साइड में आपकी क्या बनेगी? मेटल ऑक्साइड बनेगी और मेटल ऑक्साइड बनेगी और आपका वाटर फॉर्म्ड होगा। क्या होगा? वाटर फॉर्म्ड होगा। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि यहां पर क्या है कि अगर कार्बोनेट्स है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और मेटल ऑक्साइड बन रहा है, और नाइट्रेट्स हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है, ऑक्सीजन भी बन रही है और आपकी मेटल ऑक्साइड बन रही है। और हाइड्रोक्साइड्स हैं तो क्या? मेटल ऑक्साइड बन रही है और हाइड्रोजन सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पर वाटर फॉर्म्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? वाटर फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट से आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट जो है आपकी मरकरी और सिल्वर। तो मरकरी और सिल्वर जैसे ही आप इनका डिकम्पोजिशन हो सकता है, आपका डिकम्पोजिशन होगा, क्या क्या बनेगा? मेटल बनेगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और अगर नाइट्रेट्स दे रखे हैं, नाइट्रेट्स किसके? मरकरी के और सिल्वर, इसके अगर नाइट्रेट्स दे रखे तो क्या डिकम्पोज होने के बाद मेटल बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, लेकिन अगर हाइड्रोक्साइड्स हैं, पहली बात तो हाइड्रोक्साइड रेयरली, यहां पर लिखा है रेयरली फॉर्म्ड हो सकते हैं। तो क्या है कि इनका डिकम्पोजिशन, जैसे कि हाइड्रोक्साइड आपके क्या है? रेयरली फॉर्म, बहुत कम फॉर्म्ड होते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत कम फॉर्म्ड होते हैं, वो चीज फिर अलग हो जाती है। तो आपको मेन जो 2 पॉइंट है आपको याद रखना है कि मरकरी और सिल्वर की कार्बोनेट्स हैं और नाइट्रेट्स हैं, इससे क्या फॉर्म्ड होता है। ठीक है, अब एक्टिविटी सीरीज के बारे में जैसे मैंने आपको बता दिया था कि जो ऊपर रहते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल रहते हैं और नीचे आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं। ठीक है, एट बॉटम पे क्या रहते हैं? लीस्ट रिएक्टिव रहते हैं। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑक्साइड्स की बात करते हैं। ऑक्साइड्स क्या है? तो ऑक्साइड्स आपके क्या है कि एक बाइनरी कंपाउंड है जो कि जो मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट से फॉर्म्ड होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन की हेल्प से फॉर्म्ड होते हैं बाई बाइनरी कंपाउंड है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो ऑक्साइड्स आपके फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, प्रिपरेशन आपको करना है तो आप कैसे कर सकते हो? सल्फर की रिएक्शंस करवा दिए, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो जाएगी, ऑक्सीजन के साथ आपकी सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी। ये क्या है? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आप प्रिपरेशन करवा सकते हो ऑक्साइड की। अब इसके बाद कि मेटल है, मेटल को आप क्या कर दीजिए? मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवा दीजिए, तो आपका मेटल ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड आपकी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? आप हीट भी कर सकते हो ऑक्साइड्स को। ठीक है, लेड ऑक्साइड को जैसे आपने हीट कर दिया तो क्या बन जाएगा? लेड मोनोऑक्साइड आपकी फॉर्म हो जाएगी। नाइट्रेट्स को भी आप हीट करके आप ऑक्साइड बना सकते हैं। जैसे कैल्शियम नाइट्रेट को आपने हीट करवा दिया तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब इसके बाद कार्बोनेट्स को भी हीट करके आप क्या बना सकते हैं? ऑक्साइड्स बना सकते हैं। जैसे कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, आपने क्या कर दिया? हीट कर दिया तो क्या बन जाएगा? आपका कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा।
यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड आपका फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए जो पीछे आपने यहाँ पर देखा था, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कैल्शियम आपने देखा था, तो कैल्शियम से आपका क्या बन रहा था, कैल्शियम से जो डिकम्पोजिशन है हो रहा था आपका क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड बन रहा था। यहाँ पर भी मेटल ऑक्साइड बन रहा है नाइट्रेट से, और आपका क्या बन रहा है, नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन भी बन रही है। तो यहाँ पर भी देखिए कि कैल्शियम नाइट जो एग्जाम्पल है वही सेम है, कैल्शियम नाइट्रेट का है, तो क्या बन रहा है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट्स का जब डिकम्पोजिशन होता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है, तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड बन गया। मेटल ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई है। लेड कार्बोनेट है, तो लेड कार्बोनेट भी आपका क्या, मेटल ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद कुछ ऑक्साइड्स दे रखे हैं। देखिए बात करते हैं ऑक्साइड्स की, तो मेनली जो ऑक्साइड्स हैं डिपेंड करते हैं किस पर, नेचर पर डिपेंड करते हैं। और क्लासिफिकेशन 4 टाइप की क्लासिफिकेशन है इसकी। तो एक तो एसिडिक ऑक्साइड्स होता है, दूसरा बेसिक ऑक्साइड, और तीसरा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और थर्ड नेचुरल ऑक्साइड, सॉरी न्यूट्रल ऑक्साइड, माफ कीजिएगा, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो 4 टाइप्स के ऑक्साइड्स हैं, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। तो 4 टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं। अब इनको क्लासिफाइड किया गया है कि मेटालिक, जो मेटल से बन रहा है ऑक्साइड्स, जो क्या बन रहा है, मेटल से बन रहा है, वो किसके अंदर आते हैं, मेटालिक ऑक्साइड के अंदर आते हैं। तो जैसे कि एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड किससे बनते हैं, मेटल से बनते हैं, तो ये किसके अंदर आते हैं, ये मेटालिक ऑक्साइड के अंदर आते हैं। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो नॉन मेटल से बनते हैं, जैसे कि बेसिक ऑक्साइड्स हो गया और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो गया। तो अब देखिए कि जो ऑक्साइड्स हैं जो नॉन मेटल के हैं, जो नॉन मेटल के हैं वो कौन कौन से, एसिडिक ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। जो मेटल के हैं ऑक्साइड वो क्या है, बेसिक ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ऐसे देखिएगा कि अगर बात करते हैं कि यहां पर देखिएगा कि एसिडिक ऑक्साइड्स है, एसिडिक ऑक्साइड्स है, ये क्या है, नॉन मेटल के हैं, तो वो क्या होंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड्स, ये सारे क्या है, नॉन मेटालिक। ये क्या है, किससे बन रहा है, ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, एसिडिक ऑक्साइड आप इसको बोल सकते हैं। बेसिक ऑक्साइड के एग्जांपल दे रखे हैं, एम्फोटेरिक के दे रखे हैं, और न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जांपल दे रखे हैं। अब जो मेन पॉइंट उसको समझिएगा, जैसे अगर वाटर से रिएक्ट करेंगे, अगर हम वाटर से रिएक्ट करेंगे, मींस एसिडिक ऑक्साइड को अगर वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, आपकी एसिड बनेगी। क्या बनेगी, एसिड बनेगी। क्यों, क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड है। अगर इसको वाटर से रिएक्ट करेंगे, किसको, बेसिक ऑक्साइड को, तो क्या बनेगा, आपका बेस बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एसिड ऑक्साइड को अगर वाटर से रिएक्ट करेंगे तो एसिड बनेगा, और बेसिक ऑक्साइड को अगर वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, आपका बेस बनेगा। अब जैसे ही अगर आप रिएक्ट करेंगे किसके साथ, बेस के साथ, अब एसिडिक नेचर है, एसिडिक ऑक्साइड है, बेस से रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन, आपकी रिएक्शंस हो जाएगी, आपका क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर बनेगा। ऐसे बेसिक ऑक्साइड को आप किससे रिएक्ट करवाएंगे, एसिड से रिएक्ट करवाएंगे, तो एसिड से जैसे रिएक्ट करवाएंगे आपका क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर बनेगा। अब एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक को एसिड या बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो आपका क्या बनेगा, दोनों साल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, और जो आपका न्यूट्रल रिएक्शन है वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, कुछ मिसलिनियस ऑक्साइड्स हैं, ये भी आपके, इसके अलावा जो एसिड, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड के अलावा भी कुछ मिसलिनियस ऑक्साइड्स हैं। इनके अलावा जो ऑक्साइड्स होती है उनको क्या बोलते हैं, मिसलिनियस ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे कि आपकी परऑक्साइड्स हो गया, या आपका मिक्स ऑक्साइड्स हो गए, एंड डाइऑक्साइड्स हो गए। इसके एग्जांपल्स हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, लेड ऑक्साइड हो गया, परऑक्साइड, ठीक है, परऑक्साइड हो गया। तो ये सारे जो एग्जांपल हैं इनको आपको याद रखना है। डाइऑक्साइड हो गया, लेड डाइऑक्साइड हो गया। तो ये जो मिसलिनियस ऑक्साइड है इनके आपको एग्जांपल याद रखने हैं। अब बात करते हैं कि एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड भी होते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है कि एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स जैसे कि जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया, एंड आपका लेड हाइड्रोक्साइड्स हो गया, एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स हो गया। ठीक है, तो अब ये आपको याद रखना है, जैसे हाइड्रोक्साइड्स है, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स है, अगर एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस वाटर को क्या करते हैं, साल्ट प्लस वाटर देते हैं, साल्ट प्लस वाटर आपका फॉर्म होता है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं आप इनको याद रखिएगा। दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने अपलोड किया आप लोगों के लिए। देखिए टाइम तो लगता ही है, बहुत स्पीड में मुझे करना पड़ता है, और आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि कभी कभी कोई पॉइंट इधर से इधर हो जाता है, कंटिन्यूसली एक लगभग 1 आवर के आसपास भी हो जाता है कभी कभी, तो काफ़ी मेहनत लगती है इनमें।
तो कभी कोई भी प्रॉब्लम होया करे, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी पॉइंट अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आप विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट करिएगा। आपका रिप्लाई जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। लेकिन वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप इनको पूरा देखा करिए, पूरा अच्छे से समझा करिए, एक एक नहीं दो दो बार देखा करिए, जब जाके चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपडेट्स हैं आपको सारे मिलते रहें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।